जय हिंद मेरे सभी साथियों को। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि रेलवे एनटीपीसी ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। स्टेटस इसका भी आ गया है एग्ज़ाम का। ठीक है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम का भी आ गया है और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम का तो डेट भी आ चुकी है। बस एडमिट कार्ड आने ही बाकी हैं। दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 22 नवंबर से आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो जीके के अंदर, इन तीनों एग्ज़ाम्स के अंदर जीके का रोल बहुत ही बड़ा है। जबकि हम देखते हैं कि सबसे पहले एनटीपीसी में देख लेते हैं कि एनटीपीसी में लगभग 40 नंबर की जीएस आएगी। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में 60 नंबर की जीएस है, जिसके अंदर कि 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है। तो कितने की बची आपकी? 50 नंबर की जीके बची। ठीक है, तो सबसे पहला हम आपको बता देते हैं कि हमारे इस चैनल पे, जो हमारा कंपटीशन यूथ नाम से चैनल है, इस चैनल पे आज से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इसमें हम आपको टॉपिक वाइज इनकी जीके की तैयारी कराई जाएगी। हर टॉपिक ले लेके टॉपिक की वाइज आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि टाइम तो है नहीं थ्योरी पढ़ने का, तो इसलिए डेली के 30 क्वेश्चन आपको, मल्टीपल क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज। जैसे पहला टॉपिक भारत का प्राचीन इतिहास, तो इसके जो अकॉर्डिंग है 30 क्वेश्चन जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आने वाले, वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत का प्राचीन इतिहास। तो हम डेली के 30 क्वेश्चन 10 to 11 AM के बीच में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी टॉपिक वाइज अपनी तैयारी करनी हो वो इस चैनल को वॉच कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने सबसे पहले इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपने चैनल पर आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन हम यहाँ पे तैयार स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमारी आज की 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो चलिए, इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्राचीन भारत से ऋग्वेद। जो हमारा ऋग्वेद था, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद जो था उसके ज्ञाता को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा होत्र, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अर्धवयु, ऑप्शन नंबर सी है हमारा उद्गाता एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा ब्रह्मा। तो ऋग्वेद के जो ज्ञाता थे उनको जो कहा जाता था, उनको कहा जाता था होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यजुर्वेद जो था उसके ज्ञाता को क्या कहा जाता था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है होत्र, ऑप्शन नंबर बी है अर्धवयु, ऑप्शन नंबर सी है उद्गाता एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मा। तो जो यजुर्वेद था उसके ज्ञाता को अर्धवयु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्धवयु। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सामवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? ठीक है, ये जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना वेदों वाले, ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। किसी ना किसी एग्जाम में एग्जामिनर डालता ही है। ठीक है, तो सामवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो है होत्र, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अर्धवयु, ऑप्शन नंबर सी है हमारा उद्गाता एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे यहाँ पे ब्रह्मा। ठीक है, तो सामवेद के जो ज्ञाता थे उनको कहा जाता था उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद्गाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो है अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होत्र, ये किसके ज्ञाता को कहा जाता था? हमने ऊपर पढ़ा है किसके? ऋग्वेद के। किसके? ऋग्वेद के ज्ञाता को कहा जाता था, है ना। और अर्धवयु किसके पढ़ा है हमने? अर्धवयु पढ़ा है भैया हमने। किसके ज्ञाता को कहा जाता था? अर्धवयु कहा जाता था अथर्ववेद के ज्ञाता, सॉरी, अर्धवयु जो कहा जाता था यजुर्वेद के ज्ञाता को कहा जाता था। ये ना, यजुर्वेद के ज्ञाता को अर्धवयु कहा जाता था। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी है उद्गाता। जो उद्गाता हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने सामवेद की ज्ञाता को उद्गाता कहा जाता था। बचा क्या हमारा ब्रह्मा। क्या बचा? ब्रह्मा। तो अथर्ववेद के ज्ञाता को कहा जाता था ब्रह्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा राज तरंगिणी के लेखक कौन है?
जो राजतरंगिणी बुक थी, जो पहले प्राचीन इतिहास में लिखी गई थी, जब वेदांग हुआ करते थे, जब वेदांग का लिखने का प्रचलन था, तब हमारी राजतरंगिणी नाम की बुक भी लिखी गई थी। तो ये जो बुकें होती हैं ना प्राचीन भारत की, ये बुक भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर के। इनमें से जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसता ही फंसता है। ठीक है, तो देख लेते हैं राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है हमारा चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कल्हड़, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बाणभट्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी दिख नहीं रहा, चलो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेगस्थनीज। तो जो हमारा पूछा क्या है, इसमें पूछा राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई नहीं, हमारी पृथ्वीराज रासो लिखी है। जो हमारे ऑप्शन नंबर सी है बाणभट्ट, तो बाणभट्ट द्वारा रचित है हर्षचरित्र। क्या क्या लिखित है? हर्षचरित्र। उसके बाद आता है हमारा मेगस्थनीज, जो मेगस्थनीज ने लिखा है वो लिखी है मेगस्थनीज ने इंडिका नामक बुक। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता क्या है? कल्हड़। तो ऑप्शन नंबर बी जो कल्हड़ हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कल्हड़ किसके राइटर हैं? राजतरंगिणी के। राजतरंगिणी जो बुक है वो कल्हड़ द्वारा ही लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिकंदर के साथ भारत आने वाला विदेशी लेखक कौन था। जो सिकंदर महान थे, महान अलेक्जेंडर जो थे, उनके साथ इंडिया आने वाले विदेशी लेखक कौन था या कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा निर्याकस, ऑप्शन नंबर बी है आनेसिक्रटस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अरिस्टोबुलस एंड ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो मैं आपको बताऊं सिकंदर के साथ जो भारत आए थे वो निर्याकस भी आए थे, अरिस्टोबुलस भी आए थे, आनेसिक्रटस भी आए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले जो हैं ये सभी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक, जो मेगस्थनीज थे, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में किस समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया, मेगस्थनीज द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम क्या था? इंडिका। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में किस समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, वो है आपका गुप्तकालीन, गुप्तों का। ऑप्शन नंबर बी है मौर्यकालीन, जो मौर्य लोग थे उनका। ऑप्शन नंबर सी है हर्यक वंश का, या ऑप्शन नंबर ये डी है, सही कर लेना, ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। ठीक है, तो मेगस्थनीज द्वारा जो लिखित बुक थी कौन सी थी? इंडिका। कौन सी थी? इंडिया के नाम पे उसने बुक लिखी थी, इंडिका। ठीक है, इंडिका जो बुक थी, ठीक, उसमें जो है कौन से समाज की संस्कृति का विवरण मिलता है, तो वो है इसमें मौर्य कालीन। कौन सी का? मौर्य कालीन। मौर्य कालीन संस्कृति का इसमें विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ह्वेनसांग द्वारा रचित वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। जो ह्वेनसांग जो थे उनके द्वारा जो लिखित वृत्तांत है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। रचित वृत्तांत, जो वृत्तांत होता है वो होता है जो वो घूमे थे इंडिया के अंदर आके, जो वो घूमे थे, तो उसकी पूरी जर्नी उन्होंने एक बुक के अंदर लिखी थी और उस बुक को क्या नाम दिया था वो आपको बताना है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है आपका फोक्यों की, ऑप्शन नंबर बी है सीयू की, ऑप्शन नंबर सी है ये दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ह्वेनसांग द्वारा जो रचित वृत्तांत है वो था सीयू की नाम से प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अलबरूनी कहाँ का लेखक था। जो अलबरूनी जो था वो कहाँ का लेखक था। अलबरूनी कहाँ का लेखक था। चलिए पहला ऑप्शन है इसमें ईरानी, ऑप्शन नंबर बी है अरबी, ऑप्शन नंबर सी है फारसी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अलबरूनी जो थे हमारे वो अरबी लेखक थे। कौन थे? अरबी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है। जो अलबरूनी जो अभी बताया था ना अरबी लेखक थे, उनके द्वारा जो रिटन जो बुक थी वो कौन सी है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है इसमें किताबुल हिंद, ऑप्शन नंबर बी है इसमें तहकीक हिंद, ऑप्शन नंबर सी है इंडिका एंड डी है आपका ए और बी दोनों। तो अलबरूनी ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है किताबुल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भागवत धर्म के प्रसार का विवरण किस अभिलेख से मिलता है। ठीक है, भागवत धर्म जो था उसके प्रसार का विवरण किस अभिलेख से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख,
ऑप्शन नंबर बी है आपका गरुड़ अभिलेख, ऑप्शन सी है आपका प्रयाग अभिलेख और डी ऑप्शन है आपका ऐहोल अभिलेख। ठीक है, तो इसका भागवत धर्म का जो प्रसार मिलता है वो गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है, गरुड़ स्तंभ लेख। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जो आपके ऑप्शन नंबर 12 है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक द्वारा बनवाए गए थे। जो हाथी गुम्फा जो अभिलेख थे वो किस शासक द्वारा बनवाए गए। देखिए फ्रेंड, ये जो अभिलेख होते हैं ना आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ये 4-5 आपके अभिलेख हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपकी 4-5 अभिलेख में आपकी जो भी इंसेंट जीके की 2-3 वीडियो उसमें सब में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाथी गुम्फा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है बार बार। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक द्वारा बनवाए गए थे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर बी है पुलकेशिन, ऑप्शन नंबर सी है यशोधर्मन फर्स्ट और ऑप्शन नंबर डी है कलिंग नरेश खारवेल। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख हैं वो हमारे कलिंग नरेश खारवेल द्वारा बनवाए गए थे, कलिंग नरेश खारवेल द्वारा बनवाए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनवाए गए अभिलेख का क्या नाम था। जो पुलकेशिन सेकंड जो थे हमारे राजा, उनके द्वारा बनवाए गए अभिलेख का क्या नाम था। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है इसमें वो है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी है ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है हाथी गुम्फा अभिलेख या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो बनवाए गए अभिलेख थे वो थे आपके ऐहोल अभिलेख। कौन से थे? ऐहोल अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा किन लोगों के पास से आई थी। जो सिक्के थे हमारे उन पे नाम छपवाने का जो दौर था, छपवाना मतलब गोदे जाते थे, जब तो मशीन वैसी थी नहीं, तो नुकीली किसी चीज़ से नाम उस पर गोदे जाते थे। तो सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा किन लोगों से आई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पारसी, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूनानी, ऑप्शन नंबर सी है ईरानी और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिंधी। तो सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की जो परंपरा थी वो आपकी आई थी यूनानी लोगों से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। ऑप्शन नंबर ए है आपका सोने के सिक्के, हाँ वही स्वर्ण सिक्के। तो स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे, नंबर ए ऑप्शन है आपका पारसी, बी ऑप्शन है हिंदी यवनों ने, जो हिंदी यवन लोग थे, नंबर सी है आपका ईरानी लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी आपका सिंधी लोगों ने। तो स्वर्ण सिक्के जो चलाए थे सबसे पहले वो चलाए थे हिंदी लोगों ने, हिंदी जो यवन लोग थे, यवन उन्होंने चलाए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्वर्ण सिक्कों पर, जो स्वर्ण सिक्के थे सोने के सिक्के, किस शासक, स्वर्ण सिक्कों पर किस शासक को बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। बीड़ा वादन मतलब बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो स्वर्ण सिक्कों पर किस शासक को बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो स्वर्ण सिक्के जो थे उन पे पहला ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त सेकंड। तो स्वर्ण सिक्कों पर किस शासक को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी समुद्रगुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए वीणा वादन का मतलब संगीत बजाना, सीधी सी बात है। तो समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो मौर्यकालीन, ऐसे गुप्तकालीन या मौर्यकालीन जिस भी उससे बिलोंग करते हो ये, वो कौन से शासक थे जो संगीत प्रेमी थे। तो कौन थे हमारे, कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका किसकी व्याघ्र शैली की मुद्राओं से शक विजय का विवरण मिलता है। किसकी व्याघ्र शैली की मुद्राओं से शक विजय का विवरण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्कंदगुप्त या ऑप्शन नंबर डी आपका चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये भी बात याद रखना। ठीक है, नाम आ सकते हैं इनके चंद्रगुप्त सेकंड के। तो ऑप्शन किसकी व्याघ्र शैली को की मुद्राओं को शक विजय के विवरण मिलते हैं।
ठीक है, किसकी व्याघ्र शैली की मुद्राओं से शक विजय के विवरण मिलते हैं? तो ये हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोले जाते हैं ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनकी ही मुद्राओं से शक विजय के विवरण मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका देवगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका देवऋषि, और ऑप्शन नंबर डी आपका यह है सभी। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनको इन तीनों ही नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से भी, देवऋषि के नाम से भी, देवगुप्त के नाम से भी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, जलपोत का चित्र किसकी मुद्रा पर उत्कीर्ण है? जलपोत का चित्र किसकी मुद्रा पर उत्कीर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं क्या है, समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर, ऑप्शन नंबर बी है आपका चंद्रगुप्त की मुद्राओं पर, ऑप्शन नंबर सी है आपका यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्राओं पर, यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्राओं पर, या ऑप्शन नंबर डी है आपका यह सभी। तो जलपोत जो था, जलपोत किसको बोलते हैं? पानी का जहाज है ना, पानी में शिप जो चलता है, पानी का जहाज। जलपोत का चित्र किसकी मुद्राओं पर उत्कीर्ण है? यह था, वो थे हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बिल्कुल सी सही, बिल्कुल राइट। यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्राओं पर हमारा जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर बी है आपका मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर सी है आपका वायु पुराण, या ऑप्शन नंबर डी है आपका गरुड़ पुराण। तो सबसे प्राचीन जो पुराण है आपका, वो आपका जो माना गया है, वो माना गया है मत्स्य पुराण को। ठीक है, जिसमें मछली देवता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो हमारे विष्णु जी थे उनके मत्स्य अवतार को इसमें दर्शाया गया है। तो सबसे प्राचीन जो पुराण था वो था हमारा मत्स्य पुराण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। स्त्रियों की सबसे गरीबी स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? जो स्त्रियां जो थी हमारी प्राचीन काल में, उनकी जो सबसे गरीब का मतलब सबसे दयनीय, सबसे बेकार स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका वो जय संहिता, ऑप्शन नंबर बी है आपका संघ संहिता, ऑप्शन नंबर सी है आपका मैत्रेय संहिता, या ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से सभी। तो स्त्रियों की जो सबसे गरीबी स्थिति थी वो आपकी मैत्रेय संहिता से प्राप्त होती है। जब मैत्रेय संहिता के कुछ क्या मिले थे, कुछ रिटर्न में उसके चीज़ें मिली थी, रिटर्न में उसके कागज़ मिले थे, तो उनसे ही उनमें जो पढ़ा गया तो उनमें देखा गया कि स्त्रियों की सबसे जो बुरी स्थिति थी मैत्रेय संहिता के अंतर्गत बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, चचनामा, वेरी इंपॉर्टेंट। चचनामा किसके द्वारा लिखित है? चचनामा जो ग्रंथ था वो किसके द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका इसमें कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका इसमें अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी है आपका अल बरूनी, या ऑप्शन नंबर डी है आपका पाणिनि। तो चचनामा जो है वो आपका अली अहमद के द्वारा रचित है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? अली अहमद के द्वारा रचित है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं इसमें कुछ। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य का ही नाम क्या था? चाणक्य। क्या था? कौटिल्य का नाम ही हमारा क्या था? चाणक्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता था। कौटिल्य को क्या कहा जाता था? चाणक्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, कात्यायन की गार्गी संहिता में किसका उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया, कात्यायन की क्या मिला? कात्यायन की गार्गी संहिता, कात्यायन की गार्गी संहिता। तो कात्यायन की गार्गी संहिता में किसका उल्लेख मिलता है? तो कात्यायन की जो गार्गी संहिता थी उसमें जो उल्लेख मिलता है वो हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा आक्रमण का, ऑप्शन नंबर बी है आपका ज्योतिष का, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और बी दोनों का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कात्यायन की जो गार्गी संहिता थी उसके अंतर्गत युद्धों को भी दिखाया गया है, जो आक्रमण हुए थे वो भी दिखाए गए हैं, और जो ज्योतिष
शास्त्र था, ज्योतिषी के बारे में, वो भी उसमें थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो ए और बी इसका दोनों सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो सबसे पहला जो है इसमें हमारा वो है ऑप्शन मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी है तारानाथ, ऑप्शन नंबर सी है इब्न बतूता एंड ऑप्शन नंबर डी है फाहियान। तो कंग्यूर और तंग्यूर जो हमारे ग्रंथ थे वो लिखे गए थे तारानाथ के द्वारा। किसके द्वारा? तारानाथ के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वर्ण भूमि को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो स्वर्ण भूमि पहले प्राचीन काल में एक देश था जिसको स्वर्ण भूमि नाम से जाना जाता था, तो अब उस देश को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो स्वर्ण भूमि को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वो सबसे पहला ऑप्शन है आपका कंबोज, सेकंड ऑप्शन है तिब्बत, थर्ड ऑप्शन है आपका म्यांमार एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका पांडिचेरी। तो स्वर्ण भूमि को वर्तमान में जो जाना जाता है वो म्यांमार नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, मूवी भी आई थी ना सत्यमेव जयते, हाँ, किस उपनिषद से लिए गए हैं या लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर इसका ए है ईश उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है कठ उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, या ऑप्शन नंबर डी है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद हो जाएगा। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा ऋग्वेद आदि ग्रंथ, मतलब सबसे पुराना, आदि का मतलब होता है सबसे पुराना। दूसरा है हमारा उपनिषद, तो उपनिषद तो कोई वेद है ही नहीं, ये कट हो गया। तीसरा है हमारा सामवेद, चौथा ऑप्शन है हमारा यजुर्वेद, ये बस कंफ्यूजिंग के लिए डाल दिया है। तो आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का? वो कहा जाता है सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए स सामवेद और स से ही संगीत, बिल्कुल सेम बात बननी है। ठीक है, तो सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है या क्या था? तो ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे वो किस चीज़ को अपनी संपत्ति माना करते थे? चलिए ऑप्शन नंबर ए है इसमें गोधन। गोधन का मीन्स है कि गाय को रखना, गाय पालना, कि कौन सबसे ज़्यादा गाय पालता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका भूमि, भूमि मतलब जमीन। ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पुराने जो लोग थे, ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे, गाय को ही सब कुछ मानते थे, यही हमारी सारी संपत्ति है, यही सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोधन को अपनी संपत्ति मानते थे। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो आरंभिक वैदिक साहित्य जो था, जो पहले पुराना प्राचीन वैदिक साहित्य, सबसे पहले जो वैदिक साहित्य हुआ है हमारा, उनमें सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सबसे ए ऑप्शन है हमारा सिंधु नदी का, बी ऑप्शन है आपका सरस्वती नदी का, सी ऑप्शन है आपका यमुना नदी का एंड डी ऑप्शन है आपका गंगा नदी का। तो सबसे ज़्यादा जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसके अंदर सिंधु नदी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, गंधर्व वेद कौन सा है? एक वेद है हमारा जिसको गंधर्व वेद बोला जाता है, तो गंधर्व वेद बताना है कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, या ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। ठीक है, तो हमारा इसमें जो गंधर्व वेद है वो बोला जाता है सामवेद को। कौन से वेद को बोला जाता है फ्रेंड्स? सामवेद को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपके सारे जो हैं 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं आज की सीरीज के। तो डेली आपको ऐसे ही 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे,
ठीक है, एक जगह मिसलीनियस नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज ही मिलेंगे और टॉपिक वाइज अच्छी तैयारी भी होती है। ठीक है, इतनी थ्योरी पढ़ोगे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, थ्योरी इतने कम समय में कैसे पढ़ें, तो इसलिए आपको जो मेन क्वेश्चन निकाले गए हैं थ्योरी में से वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। ओके, आप डेली इस वीडियो को डेली हमारे चैनल पर वीडियो 10 बजे से 11 बजे, कितने बजे, सुबह 10 से 11 बजे के बीच में अपलोड कर दी जाएगी और आप अपनी ये जो वीडियो है यहाँ से आप अपना वॉच कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।